Good morning, students. So, we'll be discussing some important current affairs topics today, which are important for the point of view of your Indian series examinations. These are some very important topics from the month of October. ठीक है, कुछ चार पांच topics है, and there's a chance that questions from these topics might show up in your exam. ठीक है, so let's go ahead. Our first topic is about the Saranda Wildlife Sanctuary. ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पहले बैकग्राउंड देखते हैं, समझते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ का है, इसका लोकेशन क्या है, इसकी ज्योग्राफी कैसी है। बिकॉज सी वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट जब कोई भी चीज करंट अफेयर्स में न्यूज में होती है, इट हैज सम रिलेशन टू योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स विच इज ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मान लीजिए इकोनॉमिक्स, मान लीजिए अगर कोई आरबीआई का नया न्यूज वगैरह आता है तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। अगर कोई कोर्ट का जजमेंट आता है, कोई लॉ पास होता है पार्लियामेंट में, इट इज रिलेटेड टू योर पॉलिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई नेशनल पार्क का न्यूज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का न्यूज है, देन इट इज अ न्यूज फ्रॉम ज्योग्राफी। और अगर मान लीजिए कोई आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर हुआ, इंडिया के किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्निशन मिला, देन दीज थिंग्स गेट रिलेटेड टू योर हिस्ट्री। ना होता क्या है, जैसे अब ये है सारंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एन एग्जाम्पल, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा, तो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह, इसका जो भी बैकग्राउंड है, इसका एक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट होगा इन द स्टैटिक सब्जेक्ट। सो बेसिकली यू हैव टू do one thing on your part, is that you have to connect the current affairs, the dynamic syllabus with the static syllabus that you have. Because अगर मान लीजिए कि बिल पास होता है, देन उस बिल का एक अंडरलाइंग बैकग्राउंड होगा, उसके पीछे कोई आर्टिकल होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, यू हैव टू रिलेट इट टू दैट आर्टिकल। उस आर्टिकल का हिस्ट्री क्या है, उसमें अमेंडमेंट क्यों हुआ, ये बिल क्यों पास हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नाउ इफ वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, सारंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, द वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये साल एरिया, साल एंड टीक, दीज आर डेसिडुअस ट्रीज। तो साल इज अ डेसिडुअस ट्री, उसका साइंटिफिक नेम होता है शोर रोबस्टा। ठीक है, और ये सारंदार का जो एरिया है, इट इज द लार्जेस्ट साल एरिया इन द होल एशिया। ठीक है, अब इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन और बैकग्राउंड देखते हैं। इट इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। वी ऑल नो अबाउट द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में सिचुएटेड है ये। ठीक है, और इट्स अ वेरी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, जब भी आप किसी न्यूज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ते हो ना, ऑलवेज सी द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, ये रिपीटेडली बहुत बार आया है। नाउ सारंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कारो एंड कोयना। ठीक है, नाउ सर द फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या है, मतलब वेजिटेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है। वेजिटेशन साल, ऑफ कोर्स ये एशिया का सबसे बड़ा साल एरिया है। डेंस साल है, महुआ है, कुसुम, असन एंड पियासाल। ठीक है, जानवर क्या क्या है, वाइल्ड लाइफ। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट्स एक्चुअली ऑल्सो अ वेरी बिग एलिफेंट रिजर्व। देयर इज अ हाई पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन दिस एरिया। ठीक है, हाथियों का बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है यहाँ। सो फर्स्टली वाइल्ड एलिफेंट्स, लेपर्ड्स है, गौर एंड सांबर, barking deer. Boars or barking deer are nothing but types of deers. ठीक है, and you have the giant squirrel. So these are some important wildlife animals present in the wildlife sanctuary. आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमंस का क्या रोल है वहां पे, बिकॉज वी नो दैट, देखो नेशनल पार्क्स में ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमंस आर प्रेजेंट। ह्यूमंस कैन यूज द रिसोर्सेज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, and humans live inside wildlife sanctuaries also sometimes. Tribal groups like the Ho Santhal group, these are three very important groups of Jharkhand. तो इन तीन ट्राइबल ग्रुप्स के लोग रहते हैं सारंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, एंड दे स्टिल हैव अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग बाय देयर ओन कल्चर। तो उनको फॉरेस्ट पे काफी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, एंड देयर लाइवलीहुड इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन
द रिसोर्सेज ऑफ द सारंदा फॉरेस्ट। ठीक है। अब इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब सारंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को क्या दे रहा है ये। पहला तो एलिफेंट कॉरिडोर है, बिकॉज इट हैज अ हाई पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, सो इट सर्व्स एज एन एलिफेंट कॉरिडोर। बायोडाइवर्सिटी बहुत है, अगर आप देखो, इफ यू लुक एट द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट, यू कैन सी दैट यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर लिविंग इनसाइड। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है। और देखो भी किसी जगह, तो वहां पे एक इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी आ जाता है। वाई, बिकॉज इट स्टेबिलाइजेस डिफरेंट ग्रुप्स इन नेचर, कि बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो वो एक बैलेंसिंग हो जाता है वहां। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट इज बीइंग प्लेड बाय दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखते हैं कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से related कुछ लीगल बातें देखते हैं, कुछ थ्रेट्स को देखते हैं। ठीक है। या थ्रेट्स क्या, सी, और वो झारखंड में आयरन का रिसोर्स बहुत है, आयरन और बहुत मिलता है झारखंड में। ठीक है। आयरन और झारखंड में बहुत मिलता है, इसी वजह से झारखंड इज ऑल्सो द हाउस टू द, लाइक, वन ऑफ द फर्स्ट, नॉट वन ऑफ द फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एक्चुअली, जो जमशेदपुर है, जहां इंडिया का सबसे पुराना स्टील इंडस्ट्री है। ठीक है। वो वहीं पे क्यों बना, वो वहां पे इसीलिए बना क्योंकि झारखंड हैड अ ह्यूज नंबर ऑफ आयरन ओर, और उसी को यूज करके स्टील बनता है। अब सेंचुरी का जो एरिया है, उसके अंदर बहुत जगह पे आयरन माइंस है। अब आयरन माइंस क्यों है, बिकॉज दिस सेंचुरी हैज अ गुड कंटेंट ऑफ आयरन ओर। ठीक है। तो अब अगर आयरन ओर का माइनिंग इस सेंचुरी के अंदर आपको करना है, यू आर अलाउड टू डू दैट, बट यू कैन डू दैट ओनली आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है। बहुत सी पार्टी ऐसी है, देर आर मेनी आउट देयर who are actually mining the iron in these areas in a very illegal manner, in a very illegal way. ठीक है। बिना लाइसेंस के दे आर जस्ट गोइंग इन एंड टेकिंग आयरन ओर आउट। ठीक है। इट्स अ वेरी बिग थ्रेट टू दिस प्लेस, क्योंकि क्या हो रहा है, इलीगली निकाला जाता है कोई चीज, तुमको लाइसेंस मिले ना आयरन ओर निकालने का, तो लाइसेंस के साथ तुमको एक लिमिट भी दिया जाता है कि आप इतना आयरन ओर निकाल सकते हो अंडर दिस लाइसेंस। तो लिमिट पार नहीं होता है, नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो कंजर्व, हमारा जो रिसोर्स का नीड है दैट इज ऑल्सो मेट। बट अगर कोई इलीगली माइनिंग करने चला जाए, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी लिमिट कि कितना आयरन और वो निकाल सकता है, वो निकालते रहता है, निकालते रहता है, निकालते रहता है। ठीक है। एंड दैट इज अ वेरी बिग इशू, क्योंकि वो डिप्लीशन कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। अदर देन दैट, इफ वी गो अहेड, इसके अलावा और भी कुछ नेचुरल थ्रेट्स है। डिफोरेस्टेशन, ये तो भाई हर फॉरेस्ट का इशू है इंडिया में। ठीक है। स्पेस निकालने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए पेड़ों को काटा जाता है, लैंड को क्लियर किया जाता है, बट डूइंग दिस ट्रीज आर कट डाउन। और जब हम ट्रीज को काटते हैं, दिस फॉरेस्ट दे एक्चुअली सर्व एज अ कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब, सिंक क्या होता है, सिंक मतलब जो घर का बेसिन है उसको सिंक बोलते हैं हम, कि सारा पानी खोल दो वो उसके अंदर चला जाएगा, है ना। तो कार्बन सिंक ये होता है कि एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, अनयूज्ड, अननेसेसरी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है हमारे लिए, trees need carbon dioxide for photosynthesis. So what these forests actually do, they serve as a carbon sink. जितना भी कार्बन हार्मफुल घूम रहा है एटमोस्फियर में, सारा कार्बन इज एब्सॉर्ब बाय दिस फॉरेस्ट, बिकॉज फॉरेस्ट में ट्रीज आर देयर इन अ लार्ज नंबर, तो बहुत सारा कार्बन ये सोख लेते हैं, एंड ऑल द कार्बन फॉल इनटू दिस फॉरेस्ट, दैट इज व्हाई दिस फॉरेस्ट आर नोन एज कार्बन सिंक। ठीक है। तो अब डिफोरेस्टेशन जब होगा, जो कार्बन सोख लेने का इन फॉरेस्ट का क्षमता है, एबिलिटी है, दैट एबिलिटी विल कम डाउन, एंड देन द कार्बन फुटप्रिंट विल इंक्रीज। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू अ राइज इन कार्बन फुटप्रिंट इन द एटमोस्फियर। ठीक है। उसके अलावा अब जैसे ही पेड़ वेड़ कटने शुरू हो गए, वहां पे लोग घुसना शुरू हो गए, तो एक वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बिकॉज एनिमल स्टार्ट लूजिंग देयर होम्स। अब जैसे गुवाहाटी में हर 2 दिन मालीगांव साइड में कभी कभी लेपर्ड निकलने का न्यूज आता है, वो क्यों होता है, बिकॉज हमारा जो नीलाचल हिल्स है, जिसके ऊपर हमारा कामाख्या मंदिर है, तो वहां पे आए दिन
फॉरेस्ट साफ होते हैं टू बिल्ड रोड्स एंड एवरीथिंग. रिसेंटली अ सेकेंड रूट टू द कामाख्या टेम्पल वॉज बिल्ड फ्रॉम द पांडु पोर्ट. नाउ व्हाट दिस इज दैट कि उस साइड के फॉरेस्ट को क्लियर किया गया. अब जैसे ही फॉरेस्ट क्लियर हो जाता है वो जंगली जानवर, जैसे ही फॉरेस्ट क्लियर होता है these animals they lose their home and as a result they move into human areas. ठीक है. और फिर ह्यूमन वाइल्ड एनिमल्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. ठीक है. अब इसके कुछ लीगल हिस्ट्री देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का. 2022 में एनजीटी, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन 2022 they said that the Saranda forest should be designated as a wildlife sanctuary. ठीक है. उसके बाद 2025 में थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑर्डर दिया झारखंड गवर्नमेंट को कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके अभी प्रॉपर नोटिफाई कर. ठीक है. नाउ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2022 में ऑर्डर दिया था, बट फिर से कोर्ट ने 25 ऑर्डर देके काम करवाया, तो ये डिले क्यों हुआ? we'll have a look at that also. अब who are the stakeholders in this forest? मतलब इस फॉरेस्ट में किनका इंटरेस्ट है? सबसे पहला तो भाई ट्राइबल ग्रुप्स, द होज, संथल्स एंड द मुंडास. बिकॉज ये फॉरेस्ट उनका घर है, इट्स देयर नेटिव एरिया. ठीक है. दे व्यू दिस फॉरेस्ट एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, एज अ पार्ट ऑफ देयर नेटिविटी. ठीक है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स, क्योंकि वो उनका घर है. दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर लाइवलीहुड. ठीक है. NGOs, because NGOs, how are they interested in the forest? Because they are trying to come out with conservation efforts ताकि वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को और फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाए. एंड देन द माइनिंग इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स उनको उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. इस फॉरेस्ट के एरिया के अंदर जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे आयरन ओर्स के माइंस, आयरन और कंटेंट इज वेरी गुड. सो माइनिंग इंडस्ट्री ऑल्सो हैज एन इंटरेस्ट इन द फॉरेस्ट, कि उनको आयरन और निकालना है वहां से. ठीक है. अब देखो दो एरियाज है इस सारंडा एरिया में. एक है किरीबोरू एंड इस मेगा हाहाटुबुरु. ठीक है. तो ये मेगा हाटुबुरु और किरीबुरु में आयरन और कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो यहां पे माइनिंग प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. माइनिंग प्रेशर क्यों बढ़ता है? देख, जो इलीगल है सो तो इलीगल है ही, बट जो लीगल माइनर्स है उनके पास तो लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस लेके माइनिंग करने आते हैं, बट माइनिंग कंटिन्यूसली होता रहता है, तो एक माइनिंग प्रेशर पड़ता है उस जगह पे कि नेचुरल रिसोर्सेज निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है. और जब आप माइनिंग करते भी हो तो आपके पास अपना एपरेटस सब कुछ सेटअप करना होता है टू डू द माइनिंग. और व्हेन यू डू दैट यू क्लियर आउट द फॉरेस्ट नियर बाय दैट माइन. अब जैसे आप उस फॉरेस्ट को माइन के आसपास क्लियर करोगे, क्या होगा? वो जंगल घर है जंगली जानवरों का. द एनिमल स्टार्ट लूजिंग देयर हैबिटेट. सो दैट इज अनदर इशू. नाउ लेट्स सी कि ये नोटिफिकेशन में डिले क्यों आया. एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2022 में नोटिफिकेशन दिया दैट प्लेस शुड बी डेजिग्नेटेड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन आने में 3 साल क्यों लग गया और ये काम निकलने में लेट क्यों? बिकॉज ये जो सारंग एरिया है इसका जो मीटर स्क्वायर का जो एरिया है हमारा वो कंफर्म ही नहीं था. एरिया का जो प्रपोजल था इट रेंज बिटवीन 314 टू 575 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो नाउ द थिंग इज कि कितना स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है वो पता ही नहीं था लोग एडमिनिस्ट्रेशन को. तो ये एरिया डिसाइड करने में टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड हेंस इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई या डिनोट करने में भी टाइम लग गया. ठीक है. अब let's see that why the conservation of Saranda is very important. Well, क्योंकि ये एक बड़ा एलिफेंट रिजर्व है. Elephants are a very important part of our ecosystem. If this wildlife are present, so conserving this area is very important because
This will lead to the conservation of elephants also. It's a very important elephant reserve. The other one, as I said, it's a major carbon sink क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो इट सर्व्स एज अ वेरी गुड कार्बन सिंक। एटमोस्फियर में जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज एब्सॉर्ब बाय सच फॉरेस्ट एंड इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इस पर डिपेंडेंट है एज आई सेड, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दिस फॉरेस्ट ताकि ट्राइबल्स भी कंजर्व हो पाए, क्योंकि अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहा तो उन ट्राइबल्स कल्चर नहीं बचेगा। देयर कल्चर इज डायरेक्टली लिंक टू द फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? बट फोर बफर जोन्स में हम ऐसा कर सकते हैं कि नथिंग विल बी अलाउड। ठीक है, देयर विल बी नो चेंजेस, इट विल बी लेफ्ट एज इट इज एंड इट विल बी मेड टू कंजर्व, दैट्स इट। इको इको रेस्टोरेशन मीन्स जहां जहां पे डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो गया है, जहां पे माइनिंग ज्यादा हो गया है, वहां पे डिफोरेस्टेशन रोक दो, माइनिंग रोक दो, एंड लेट द एनवायरमेंट रिस्टोर इटसेल्फ। वहां पे एफोरेस्टेशन करो, प्लांट्स अलग से लगाओ ताकि नए ट्रीज आए, आयरन और माइनिंग वहां पे बंद कर दो। ठीक है, इको टूरिज्म, आप जब इन सेंचुरीज को टूरिज्म के लिए खोल देते हो तो होता क्या है, देन इट बिकम्स काइंड ऑफ कंपलसरी फॉर पीपल टू प्रोटेक्ट दिस एरियाज। क्यों? क्योंकि टूरिज्म फिर पे लोग आते हैं और पैसे देके जाते हैं वहां पे, तो लोकल्स के लिए फिर ये एक इंपॉर्टेंट एम बन जाए फॉरेस्ट को बचाना है ताकि टूरिज्म हो पाए। सो इको टूरिज्म एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, व्हाई? बिकॉज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज। वहां के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज है, अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो फॉरेस्ट नहीं बच पाएगा। उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि वील कम टुगेदर एंड वील हेल्प कंजर्विंग द फॉरेस्ट। अब एक और चीज ये है कि देखो, ट्राइबल लोगों का जो कल्चर होता है, इट कंटेन्स कस्टम्स लाइक झूम एक्सप्रेशन, जिसमें फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर देते हैं, फिर वहां पे एग्रीकल्चर होता है, फिर उसको छोड़ के फिर दूसरा फॉरेस्ट लैंड क्लियर किया जाता है। अब ये ट्राइबल्स का कल्चर है। ठीक है, तो बट द थिंग इज दैट कि हमारा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह है, ठीक है, दीज एक्ट्स या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट वगैरह जो भी है हमारा, दीज एक्ट्स एक्चुअली डोंट अलाउ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, बट ट्राइबल्स का राइट्स भी इंपॉर्टेंट है कि उनका कल्चर है भाई फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करना। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम दोनों चीजों को बैलेंस कर पाए, कि ट्राइबल्स को भी उनका राइट पूरा पूरा मिले, कि उनके कल्चर में जो भी है फॉरेस्ट को कंजर्व करने, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए दे कैन डू दैट, एंड एट द सेम टाइम उस पर एक लिमिट भी बना रखा कि वो रिसोर्सेज ज्यादा ना यूज हो जाए दैट द फॉरेस्ट इज हार्म। और कुछ स्टेप्स हैव बीन प्रपोज्ड। ठीक है, से माइनिंग रिहेबिलिटेशन, कि माइनिंग को कंट्रोल करो भाई, वहां पे ज्यादा माइनिंग हो गया तो आयरन और भी कम होगा बहुत, और उसके आसपास की फॉरेस्ट बहुत क्लियर हो जाए। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, जहां जहां पे पेड़ काटे गए हैं वहां पे नए पेड़ लगाओ, फॉरेस्ट को, जंगल को वापस होगा। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, पोचिंग वगैरह का इशू होता है। ठीक है, शिकार कर लेते हैं आके, एलिफेंट को मार दिया जाता है। दीज थिंग शुड बी स्टॉप एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड। अभी रिसेंटली न्यूज में था क्यों, एज आई सेड, कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है झारखंड गवर्नमेंट को कि सारंडा वाइल्ड एरिया को, सारंडा फॉरेस्ट को डिनोट करो एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज क्लाउड सीडिंग। ठीक, तो क्लाउड सीडिंग होता क्या है? तो क्लाउड सीडिंग ये होता है कि कुछ केमिकल पार्टिकल्स होते हैं, आप उन केमिकल पार्टिकल्स को लेके ऊपर बादलों में जाते हो और उन केमिकल पार्टिकल्स को बादलों में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो पार्टिकल्स है दे गो एंड डिस्पर्स, दे बेसिकली स्प्रेड आउट इनसाइड द क्लाउड्स, जिससे कि क्या होता है, द क्लाउड्स दे कंडेंस एंड देन दे कॉज अ रेनफॉल, बेसिकली आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने का एक चीज। अब कौन से केमिकल्स यूज होते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए? सिल्वर आयोडाइड यूज होता है, सोडियम क्लोराइड यूज होता है, और ड्राई आइस यूज होता है। ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका?
देखो, आइस न्यूक्लियाई एज इन केमिकल्स को विथ अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर दे आर रिलीज इन द क्लाउड्स। ठीक है। अब जैसे क्लाउड्स में ये केमिकल्स एक कोल्ड टेम्परेचर के साथ रिलीज होते हैं, उसके आसपास के बाद टेम्परेचर कमने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द क्लाउड्स दे कंडेंस, दे कम टुगेदर, दे गेट कंप्रेस टुगेदर, एंड देन आफ्टर कंडेंसेशन रेनफॉल। ठीक है। अब इसके दो टाइप्स है, सॉरी तीन टाइप्स है ऑफ क्लाउड सीडिंग: स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग एंड हिग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। ठीक है। व्हाट इज है, दिस थिंग हैज सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या क्या है कि सबसे पहला तो यार कि देखो क्लाउड सीडिंग बस करने से ही नहीं होगा, यू नीड सर्टेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस इन द क्लाउड्स, तभी आप क्लाउड सीडिंग कर पाओगे। ऐसा रैंडमली कहीं पे भी नहीं हो सकता। दूसरा, इफेक्टिवनेस अनसर्टेन है। आपने सीडिंग कर दिया और सीडिंग करने से ही जो कंफर्म बारिश हो जाएगा इतने टाइम में, दैट इज नॉट अ कंफर्म थिंग। इफ द सीडिंग डज नॉट वर्क, द रेनफॉल विल नॉट हैपन। अब इसके यूजेस कहां हो सकते हैं? द एप्लीकेशन फॉर ड्रॉप मिटिगेशन। अब देखो, इन इंडिया 49% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन द प्राइमरी सेक्टर विच इज एग्रीकल्चर। ठीक है। ऑलमोस्ट आधा इंडिया अभी भी खेती बाड़ी पे जीता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंडिया में कि हमारा एग्रीकल्चर to a great extent it is still dependent on the rainfall pattern। जब बारिश अच्छा होता है तो फसल अच्छी होती है, द क्रॉप इज गुड। अगर बारिश में कहीं भी कुछ इधर उधर हो गया, इमीडिएटली सूखा पड़ जाता है, देयर इज अ ड्राउट, द क्रॉप्स फेल, द फार्मर्स दे हैव अ बिग लॉस, फार्मर्स गो इनटू डेट, एंड इन मेनी केसेस, एक्सट्रीम केसेस, फार्मर्स आल्सो कमिट सुसाइड आफ्टर। ठीक है। तो ड्राउट रोकने के लिए हो सकता है कि मान लो अगर किसी साल बारिश नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ विच देर इज अ फियर ऑफ क्रॉप फेलियर, कि क्रॉप्स फेल हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ क्रैश आ सकता है, उन एरियाज में आप क्लाउड सीडिंग से बारिश करा सकते हो, सो दैट इट कैन हेल्प द फार्मर्स। ठीक है। रिजर्वॉयर रिचार्ज, पानी के जो रिजर्वॉयर्स होते हैं, ठीक है, जहां पे पानी स्टोर होता है, अगर जो जहां नेचुरली पानी स्टोर होता है बारिश होने की वजह से, अगर वो सब खाली होने लगे कि बारिश कम हो गया, उसके लिए आर्टिफिशियल रेनफॉल हो सकता है। इवन आवर अंडरग्राउंड रिजर्वर ऑफ वाटर, जिसको हम एक्वीफर बोलते हैं, वहां का पानी भी बारिश की वजह से रिचार्ज होता है। बारिश होता है, पानी जमीन के थ्रू सीप होके नीचे जाके ग्राउंड वाटर रिजर्वर को रिचार्ज करता है। बट अगर बारिश ना हो, वी कैन यूज लाइक क्लाउड सीडिंग टू रिचार्ज आवर रिजर्वर्स ऑफ वाटर। तीसरा है स्मॉग रिडक्शन। दिल्ली जैसे शहर जहां पे स्मॉग के लिए आपसे एक हाथ आगे कौन खड़ा है आपको वो भी नहीं दिखेगा, AQI इतना ज्यादा होता, हालत इतनी खराब होती है इन प्लेसेस लाइक दैट, दिस मेथड क्लाउड सीडिंग कैन बी यूज टू कॉज आर्टिफिशियल रेनफॉल। और बारिश से क्या होगा? द स्मॉग विल क्लियर आउट एंड द एयर क्वालिटी इंक्रीज विल, सो द एयर क्वालिटी इंडेक्स विल गो मच बेटर, AQI बहुत नीचे आ जाएगा। अब ये कहां यूज हुआ है? यूज हो चुका है स्टेट्स में, और एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ है, और करेंटली दिल्ली में भी होने का ट्राई हो रहा है इसका यूज, क्योंकि दिल्ली में स्मॉग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन कमिंग टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये प्रोसेस हम कर तो लेंगे, बट इसका कोई रिपरकशन भी हो सकता है। व्हाट माइट द रिपरकशंस बी? केमिकल रेसिड्यूज। तो केमिकल रेसिड्यूज ये है कि सी हम केमिकल्स एटमॉस्फेयर में यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम एटमॉस्फेयर में केमिकल्स यूज कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि ये केमिकल जब हम हवा में छोड़ेंगे, हवा में छोड़ने के बाद ये केमिकल्स हवा में ही रह जाएंगे। When we use this chemical, these chemicals will mix with the cloud and cause rainfall, no doubt. But after that, these chemicals will stay in the air only. So this might harm the quality of the air. Plus, बारिश जब होगा तो बारिश के साथ ये केमिकल्स नीचे जमीन पे गिरेंगे। So these chemical residues might be harmful. ठीक है। उसके बाद अनइवन रेनफॉल पैटर्न्स। ठीक है। अनइवन रेनफॉल पैटर्न्स इसलिए क्योंकि देखो हमारे जो रेनफॉल पैटर्न्स है वो काफी नेचुरल है। आप जब आर्टिफिशियल चीज अंदर ले आते हो तो वो काफी अनइवन होता है, दैट इज नॉट इक्वल।
एंड दैट इज अननेचुरल। ठीक है, आप अगर किसी केमिकल को आप आर्टिफिशियली अगर कोई चीज कर रहे हो, देन इट माइट एनवायरमेंट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज नॉट राइट। एंड एथिकल कंसर्न्स भी है। ट्रांसबाउंडरी रेनफॉल इम्पैक्ट, मतलब सोच लो कि हमने राजस्थान में का जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पे करवा दिया क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो राजस्थान बॉर्डर पे रेनफॉल हो रहा है, राजस्थान में रेनफॉल हो रहा है, राजस्थान को उसकी जरूरत है, बट द रेनफॉल माइट हैपन अक्रॉस द बाउंड्री ऑल्सो इन पाकिस्तान, क्योंकि सामने का एरिया है। ठीक है, एंड पाकिस्तान मे और मे नॉट अप्रूव ऑफ इट। दिस इज द केस फॉर अदर स्टेट्स एज वेल। अब मान लो कि हमने क्लाउड सीडिंग से रेनफॉल करा दिया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बॉर्डर विद नेपाल, थोड़ा सा बारिश मान लो नेपाल में हो गया, नेपाल में और मे नॉट अप्रूव ऑफ इट, दैट इज अनदर इशू। ठीक है, एंड सोशल इक्विटी ऑफ बेनिफिट्स की देखो, देयर माइट नॉट बी सोशल इक्विटी। कुछ लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं, मे भी कुछ लोग इससे बेनिफिट नहीं करेंगे, दैट माइट बी एन इशू कि सबको इक्वल बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका। अनदर थिंग, अगर क्लाउड सीडिंग करना हो, इट हैज टू बी डन यूजिंग अ फ्लाइट, ऐसा फ्लाइट टू दी क्लाउड्स। इसके लिए हमें परमिशन चाहिए होते हैं आईएमडी के, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड द डीजीसीए, द डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल एयरप्लेन्स। अब इंडिया में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज में क्यों था ये? आईआईटी कानपुर के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया, एक पायलट लेवल प्रोजेक्ट, मतलब एकदम छोटा भी नहीं एकदम ज्यादा लार्ज स्केल पे भी नहीं, सिर्फ पायलट लेवल मीडियम लेवल प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लाउड सीडिंग किया गया स्मॉग को हटाने के लिए, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, दिल्ली का एयर क्वालिटी बेटर के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि यार स्मॉग हटेगा तो एयर पोल्यूशन कम होगा और विजिबिलिटी बढ़ेगा हम लोगों का, वी कैन सी बेटर विदाउट द स्मॉग। लेकिन स्मॉग तो दिखता ही नहीं है। बट इसमें भी कुछ चीजें आ जाती है, जैसे कि साइंटिस्ट में डिबेट कभी भी वेदर इट इज कॉस्ट इफेक्टिव और नॉट। कॉस्ट इफेक्टिव एज इट कि इसको कम प्राइस में किया जा सकता है, या फिर क्लाउड सीडिंग के चक्कर में गवर्नमेंट का और भी बहुत ज्यादा बेकार का खर्चा हो। सो वी डोंट नो दैट। देन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि देखो अभी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ठीक है, बट इफ इट बिकम्स वेरी रेगुलर, एज आई सेड ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं इसको कराने के लिए, अगर रेगुलरली करने लग गए लॉन्ग टर्म में जाके हो सकता है कि एटमोस्फियर में इन केमिकल्स का क्वांटिटी बहुत बढ़ जाए, एंड इट माइट बी रिस्की फॉर अस। एंड करेंटली द आईएमडी, जो भी हमारा ट्रायल्स हो रहा है इसका इंडिया में, ट्रायल्स के बाद जो भी हमें रिजल्ट का डेटा आ रहा है, दैट डेटा इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द आईएमडी। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि दिल्ली इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सो दैट दे कैन ट्राई एट अ लार्जर स्केल टू रिड्यूस स्मॉग, टू कॉज आर्टिफिशियल रेनफॉल एंड रिड्यूस स्मॉग इन द सिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, द IMEEC। ठीक है, अब ये कॉरिडोर अनाउंस हुआ था 2023 न्यू दिल्ली में during the G20 summit. India was the presiding country of the G20 in 2023. In that year only, at the New Delhi, at one of the New Delhi meetings, this particular corridor was announced. Now, एक मल्टी मॉडल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, दैट इज वाई इट्स अ मल्टी मॉडल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ द थिंग इज कि इसका ज्योग्राफी क्या है? ये बेसिकली एक एंड पे है इस कॉरिडोर के, और दूसरे एंड पे है ग्रीस, जो कि यूरोप में पड़ता है। ठीक है, दिस कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडिया टू द यूरोप वाया द मिडिल ईस्ट। अगर आप देखोगे, ये शुरू होता है इंडिया से, जाता है यूएई, सऊदी अरेबिया, देन इजराइल एंड स्ट्रेट टू ग्रीस। ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? इंडिया, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, EU कंट्रीज, द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड द यूएसए। अब एम क्या है इस कॉरिडोर का? कि ट्रांसपोर्ट बढ़ाना है, ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा, स्ट्रेट एंड इजियर रूट फॉर ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेविंग, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट छोटा हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट छोटा हो जाने से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल और एनर्जी लगता है, दैट विल बी कंजर्व।
because now shorter. Then data connectivity, ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर है इट विल बिकम इजी नाउ, ठीक है, एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बूस्टिंग ट्रेड। अगर ट्रांसपोर्ट और फ्यूल का जो नीड है वो अगर ऑप्टिमाइज हो गया तो ट्रेड काफी एफिशिएंट हो जाता है, आपका कॉस्टिंग बहुत कम होता है, एंड एज अ रिजल्ट द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट फॉर ट्रेडर्स बिकम्स वेरी गुड। नाउ दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर हैज टू सेगमेंट्स। द ईस्टर्न सेगमेंट इंडिया से लेके गल्फ नेशंस तक का जो ये पॉइंट है, दिस इज द ईस्टर्न सेगमेंट। और गल्फ नेशन से स्टार्ट करके यूरोप तक का जो ये पॉइंट है, द अदर हाफ, दिस इज नोन एज द नॉर्दर्न कॉरिडोर, ठीक है। दिस इज द ईस्टर्न कॉरिडोर फ्रॉम इंडिया टू द गल्फ नेशंस, एंड फ्रॉम द गल्फ नेशंस टू यूरोप इट इज नोन एज द नॉर्दर्न कॉरिडोर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सी इन मेनी कंट्रीज चाइना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई। इससे क्या होगा, चाइना अपना इन्वेस्टमेंट उन कंट्रीज में दे देगा एंड हैव मोर डोमिनेंट प्रेजेंस इन दोस कंट्रीज, एक डोमिनेंट ट्रेडर बन जाएगा उन देशों। बट इंडिया अपना ये, जैसे इंडिया अपना ये ऑल्टरनेटिव लेके आता है, तो इट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बीआरआई। कंट्रीज कैन नाउ opt for India's initiative rather than China's BRI to boost their trades, क्योंकि चाइना बीआरआई को लेके जाता है, goes there with some, you know, मतलब जो यू कैन से कि लेने के देने पड़ जाना, कंट्रीज को जगह दे देते हैं चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, ठीक है, बट इन रिटर्न क्या होता है, चाइना डोमिनेंट हो जाता है उनके ट्रेड, और ये इंडिया के लिए कभी कभी इट बिकम्स वेरी डिटोरिएटरी इन नेचर। सो दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर कैन हेल्प इंडिया प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बीआरआई। दूसरा चीज ये है, नाउ मेनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द सुएज कैनल। व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द सुएज कैनल ट्रेड विथ यूरोप। क्या होगा, जैसे ये ऑल्टरनेटिव बन जाएगा यूरोप तक जाने का, सुएज कैनल पे जो लोगों की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सुएज कैनल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो सुएज कैनल के नेबरिंग कंट्रीज है, दे विल बेसिकली हैव अ लेसर डोमिनेंस। नाउ होता क्या है, अब जब सुएज कैनल पे आप जाते हो तो सुएज कैनल को कंट्रोल करने वाले कंट्रीज पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, एंड दोस कंट्रीज देन शो अ लॉट ऑफ डोमिनेंस ऑन इट, थिंग विल नाउ कम डाउन। दूसरा ये कि रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेड है, एमोनिया, जिसको इंडिया प्रोड्यूस करने का भी ट्राई कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेड बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कैन नाउ बी इजीली सप्लाइड टू अदर कंट्रीज एंड वी कैन टेक इट ऑल्सो। दूसरा ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, चीजों का जो सप्लाई है, सप्लाई चेन हमेशा याद रखना, कोई देश का ट्रेड रूट उसके सप्लाई चेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ ग्लोबल सप्लाई चेन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इंडिया को अगर ट्रेड में आगे आना है, इट हैज टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सप्लाई चेन। जैसे इंडिया सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडिया विल देन स्टार्ट रिसीविंग वेरी like a very important position in the whole international trade community. And as I said, इससे क्या होगा, एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ेगा और डिजिटल कनेक्टिविटी भी बेटर हो जाएगा बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। बट आईएमईसी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, देखते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट द हाई कॉस्ट, इस कॉरिडोर को रेडी करने के लिए द कॉस्टिंग इज वेरी हाई। हाँ, कॉरिडोर एक बार रेडी हो गया देन इट विल कॉस्ट इफेक्टिव, ट्रेड विल बिकम वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बट इस कॉरिडोर को बनाने के लिए द कॉस्ट इज वेरी हाई। देन जियोपॉलिटिकल टेंशन, बिकॉज अगर आप देखो जिन देशों से ये पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर इज पासिंग थ्रू द मिडिल ईस्टर्न नेशंस एंड इजराइल एट द सेम टाइम। Israel has the very salty relation with the Middle Eastern nations currently, given the fact कि जो भी टेंशन चल रहे हैं उसके, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, अगर पूरे कॉरिडोर में ऐसे दो कंट्रीज आ जाते हैं जिनके बीच में भी झगड़ा चल रहा है, तो कॉरिडोर को बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है। जब भी अगर दो बॉर्डरिंग नेशन में दिक्कत है और उन्हीं दो नेशन से कॉरिडोर गुजरेगा, जैसे द मिडिल ईस्ट एंड इसराइल, इन दैट केस क्या होता है कि ये कॉरिडोर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेंशन। देन
अब एज आई सेड बिफोर, 2024-25 का जो साल है, मिडिल ईस्ट में, रेड सी में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए हैं। बिकॉज ऑफ दैट इस कॉरिडोर को बनाना बहुत दिक्कत हुआ है। इसके बाद इसमें एक बढ़िया चीज ये है कि जो इंडो यूरोपियन लॉजिस्टिक्स है, मतलब इंडिया से यूरोप का जो मूवमेंट है गुड्स का, ठीक है, दैट मूवमेंट ऑफ will be very much operational and very much easy once this corridor is made. अब रिसेंटली न्यूज में क्यों था, इन अक्टूबर 2025 एज आई सेड, रेड सी में जो भी ये रिसेंटली डिसरप्शंस हुए हैं, झगड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा शांत होने के बाद अभी एक नया डिप्लोमेटिक समिट हुआ है एंड इस पर रिन्यूड डिस्कशंस हुए हैं, ताकि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और ये कॉरिडोर जल्द से जल्द रेडी हो जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट इज बायोटेक, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको यूज करके हमें इंडस्ट्रियली सप्लाई करता है। दैट्स इट, द वेरी लेमैन्स टर्म डेफिनेशन ऑफ बायोटेक। नाउ इंडिया का जो बायो इकोनॉमी है करेंटली, लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड। इंडिया का जो करंट बायो इकोनॉमी है, इंडिया का करंट बायो इकोनॉमी 165 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है, एज रिपोर्टेड इन 2024। और 2030 तक, 2030 तक, इट इज एस्टिमेटेड कि इंडिया का बायो इकोनॉमी 300 बिलियन डॉलर्स तक जाएगा। अब हमारा जो बायो इकोनॉमी, इसके कुछ सब सेक्टर्स है विद इन द होल बायोटेक इंडस्ट्री। इसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सब बायो फार्मा विच डील विद फार्मास्यूटिकल्स, बायो एग्री विच डील्स विद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बायो सर्विसेज लाइक वैक्सीन्स, अदर मेडिसिनल सर्विसेज, बायो इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में जहां भी हम बायो करते हैं, लाइक मेकिंग ऑफ एल्कोहल, इट इज अ बायो इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? जब आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के थ्रू या कोडिंग या फिर साइबर लैंग्वेज के थ्रू, डिजिटल लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस करते हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब व्हाई इज दिस सेक्टर ग्रोइंग सो मच इन इंडिया? स्टार्टअप्स इन द बायोटेक सेक्टर कमिंग अप, ठीक है, दे आर कमिंग अप विद मेनी इनोवेशंस जो इंडिया को एक अच्छा पोजीशन में रखती है टू ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया इज प्रमोटिंग द स्टार्टअप्स, फंडिंग आ रहा है इनका, ठीक है, and that is why India is coming up with many innovations inside the country. The DBT, Department of Biotechnology, is coming up with many funding for startups and a lot of other private projects in the biotech sector. BIRAC is nothing but a biotech related PSU in India. BIRAC is also coming up with many new projects. Now, अगर हम ग्लोबली देखें, टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशन में आता है, विच इज अ वेरी गुड पोजिशन टू हैव। एंड मोर ओवर, पैंडेमिक के बाद, आफ्टर COVID-19, आफ्टर द पैंडेमिक, बायोटेक इनोवेशंस हैव इंक्रीज्ड इन द कंट्री। व्हाई? बिकॉज लोग को समझ में आ गया कि इट इज अ नीड टू हैव समथिंग लाइक दिस, सो दैट वी कैन टैकल डिजीजेस, हम बाहर के किसी देश पे डिपेंडेंट ना हो। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई। नाउ coming to the important biotechnology related technologies that we have in India, we have mRNA vaccines, ठीक, ऐसे वैक्सीन जिसमें हम मैसेंजर आरएनए यूज करते हैं, ठीक है, तो इम्यूनाइज बॉडी। क्रिस्पर, क्रिस्पर क्या होता है? मान लो कि को मैंने एक पेपर का स्ट्राइप दे दिया और दो सीजर्स दे दी और बोला कि सीजर्स को यूज करो और इस पेपर के बीच का एक टुकड़ा मेरे को निकाल के दो। तुम क्या करोगे? तुम दो सीजर्स लोगे, ऐसे काटोगे बीच में से और एक पेपर का बीच का टुकड़ा मुझे निकाल के दे दोगे। दैट सीजर इज ओनली नथिंग बट क्रिस्पर। एक क्रिस्पर कैस9 एक ऐसा चीज होता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज इट कट्स द मॉलिक्यूल, स्पेसिफिकली जेनेटिक सीक्वेंसेस, और उसके बीच का जो भी सीक्वेंस हमें चाहिए ये हमें निकाल के दे देता है फॉर रिसर्च और एनी इनोवेशन पर्पस।
प्रिसिशन मेडिसिन। नाउ व्हाट इज प्रिसिशन मेडिसिन? मान लीजिए भगवान ना करे, बट मुझे और मेरे दोस्त को लंग कैंसर हो गया। हुआ दोनों को लंग कैंसर ही है। पर जब हमें लंग कैंसर का मेडिसिन दिया गया, वो मेरे पे अच्छे से इफेक्ट कर रहा है, बट मेरे दोस्त पे ढंग से इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन यही होता है कि मेरी जेनेटिक मेकअप है और मेरे दोस्त के बॉडी का जो जेनेटिक मेकअप है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हमारी बॉडीज अलग है। तो प्रिसिजन मेडिसिन इज नथिंग बट कि जो भी मरीज है, जो भी पेशेंट है, उसके बॉडी के जेनेटिक नीड्स को रखते हुए उसके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना के देनी, ताकि वो उस पर बेस्ट इफेक्ट दे। Then biofuels like bioethanol, we are using sugarcanes or sugarcane waste, rice husks. We are using biological products to produce ethanol which can be used as fuel. So जो भी fuel आप biological source से produce कर रहे हो, this is nothing but biofuels. Then gene editing, ये जो हम genetically modified organisms बनाते हैं, मान लो हमें ऐसा कोई wheat का टाइप चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा हो। मान लो हमें ऐसा गाय चाहिए जिस गाय के दूध में प्रोटीन ज्यादा हो। इन दैट केस वी कैन डू दैट बाय मॉडिफाइड जीन्स। ऐसा जीन डाल दो उस गाय में कि दूध में प्रोटीन ज्यादा हो जाए। तो वो जीन हम डालेंगे कैसे? दैट विल बी डन बाय एडिटिंग। ठीक है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या ले रही है बायोटेक करने के लिए? बायोटेक आर बीइंग ओपन इन द कंट्री। ठीक है। जहां पे रिसर्च और इंडस्ट्रियल वर्क होता है इस सेक्टर में। बायरैक इंक्यूबेशन, बायरैक बहुत जगह पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रही है टू इंक्यूबेट स्टार्टअप्स रिलेटेड टू फील्ड। अटल इनोवेशन मिशन इज स्टार्टअप सपोर्ट, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट देती है इन अ फाइनेंशियल वे to come up with their ideas, and this Atal Innovation Mission has helped many startups related to the biotech sector, which has boosted this so much in it. अब ये हमें चाहिए क्यों? ये हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें बायोलॉजिक्स में, मतलब जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, उसमें हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए। वी इंपोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड रिगार्डिंग मेडिसिन। चाइना से तो बहुत ज्यादा। वी वांट टू बी सेल्फ रिलायंट। बट इंडस्ट्री अच्छा होगा तो जो वैक्सीन होंगी, ड्रग्स एंड मेडिसिन होंगी, वी विल बी वेरी मच सेल्फ रिलायंट इन दैट। खुद बना पाएंगे, हमें बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। इंपोर्ट कॉस्ट जैसे ही कम होगा, दीज थिंग्स विल बिकम वेरी चीप फॉर द कॉमन पब्लिक लाइक अस। इंडिया हैज अ विजन ऑफ बायो इकोनॉमिक विजन ऑफ 2047। इसके तहत इंडिया चाह रही है टू मेक द कंट्री अ ग्लोबल बायोटेक हब। व्हाई? बाय प्रमोटिंग रिसर्च एंड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री। ये कंट्री में रिसर्च बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोटेक हब। एंड अब जब रिसर्च बढ़ जाएगा देश में, तो खुद ब खुद सी बात है दैट वेनेवर रिसर्च गोज अप इन द कंट्री, whenever research goes up in the country will become more self reliant and we will have a surplus production। एक सरप्लस प्रोडक्शन जैसे कंट्री में बढ़ जाएगा, we'll have enough to feed ourselves, we'll have enough medicines for ourselves। on the same time we will have enough resources to export to other countries as well। now if you look at this table here, if you look at this table here, if you look at the value of the market, ये 2022 में देखो, इट्स जस्ट somewhere around $93 billion the total bio economy। बट बढ़ते 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 2030 तक इट इज एस्टिमेटेड कि ये ऑलमोस्ट 300 हो जाएगा, 277.8। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। नाउ बायोटेक फील्ड में हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है? व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव इन द फील्ड करेंटली? चैलेंजेस क्या है? देखो, अपॉर्चुनिटीज ये है कि अगर ये सेक्टर बड़ा होगा, अगर ये सेक्टर बड़ा होगा, देन जैसे ही कोई सेक्टर या इंडस्ट्री बड़ा होता है देश में, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज इंडस्ट्री बन रहा है, यू नीड मोर लेबर, मोर स्किल्ड पीपल बी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। इन्वेस्टमेंट आएगा, न्यू इंडस्ट्रीज कॉल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एंड इट विल मोर सस्टेनेबल सोल्यूशन। जब भी हम चीजों को बायोलॉजिकली हैंडल करते हैं, वी एंड अप, क्योंकि आप देखो ना, अब आप अगर फूल को पेट्रोल की जगह आप बायो इथेनॉल बना, या फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, दीज थिंग्स आर मोर सस्टेनेबल इन नेचर। इन रन दे गिव यू अ वेरी लॉन्ग सोल्यूशन। बट चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो ये कि इन सब फील्ड्स में बहुत R&D चाहिए होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा होता है इन फील्ड्स। ठीक है। प्लस इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम चाहिए,
स्किल लोग कम है, वी लेस पीपल हु नो दिस पर्टिकुलर स्किल, एंड प्लस वी हैव रेगुलेटरी इश्यूज। रेगुलेटरी इश्यूज इसलिए है क्योंकि these are biological things, they need to be tested on living creatures sometimes, तो रेगुलेटरी इश्यूज आ जाते हैं एंड दे कॉज अ लॉट ऑफ डिलीज। बट करेंटली इंडिया का जो भी ये इनोवेशन इकोसिस्टम है बायोटेक का, रैपिडली ग्रो कर रहा है। इंडिया में लाइक मोर देन 6,000 स्टार्टअप्स करेंटली एज ऑफ 2025 इन दिस फील्ड, इट्स अ वेरी गुड नंबर एंड होपफुल नंबर टू बी ऑनेस्ट। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, एज आई सेड, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट में एक प्रोजेक्शन फोरकास्ट दिया है कि बाय 2030 द बायोटेक सेक्टर विल टच अप्रोक्सीमेटली $300 billion in India, and it will bring in a lot of investment, and there will be a huge industrial growth in it. Now, the next topic is Chandrayaan 2. ठीक है, Chandrayaan 2 was launched in July 2019. ठीक है, अब इसका एम क्या था? इसका ये एम ये था कि जो लूनर साउथ पोल है, लूनर साउथ पोल मून का जो साउथ पोल है, मून के साउथ पोल पे लैंड पोल को स्टडी करना है, वहां की टोपोग्राफी को स्टडी करना है कि लैंड कैसा है, वाटर कैसा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंडिया फेल्ड इन दिस मिशन। व्हाई डिड इट फेल? बिकॉज सी, ये जो रॉकेट था चंद्रयान 2, इसके तीन पार्ट्स थे। एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, और एक रोवर था उसका नाम था प्रज्ञा। अब होता क्या है, लैंडिंग के पहले ये तीनों चीजें अलग हो जाती है, तो अलग हो जाता है, और ऑर्बिटर मून के आसपास ऑर्बिट करता रहता है, वो घूमता रहता है। और जो लैंडर और रोवर है, दे गो एंड लैंड ऑन द सरफेस। फिर लैंडर से रोवर अलग हो जाता है, और रोवर गाड़ी जैसा घूमता रहता है पूरे सरफेस पे और फोटोज भेजता है। तो इससे हुआ था कि ऑर्बिटर से हमें फोटो भी मिल रहा है कि ऑर्बिटर मून के ऊपर घूम रहा है और ऊपर से फोटो खींच के मून के फोटोज हमें भेज रहा है। हुआ ये था कि जो लैंडर था, लैंडर से हमारा डेटा लॉस हो गया, लैंडर से हमारा कनेक्शन लॉस हो गया। सो दैट इज वाई दिस मिशन वॉज कंसिडर्ड एज अ फेलियर दैट टाइम। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैड द टेरेन मैपिंग कैमरा। टेरेन मैपिंग कैमरा मतलब जो टेरेन है, जो लैंड एरिया है मून का, उसका मैपिंग, उसको चेक करना, उसको स्टडी करने के लिए कैमरा था। स्पेक्ट्रोमीटर्स थे टू स्टडी लाइट इंटेंसिटी ऑन मून, एंड वी हैड ऑल्टीमीटर्स। ऑल्टीमीटर्स वाई? टू स्टडी दी ऑल्टीट्यूड, कि मून में हाइट कितना तक जाता है, मून में पहाड़ कितने ऊंचे हैं, टू स्टडी दैट। नाउ 7 सितंबर 2019 क्या हुआ कि हमारे लैंडर में कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट लैंडर लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद अस while the lander was landing on the moon during descent. बट ऑर्बिटर के साथ हमारा कांटेक्ट अभी भी है, ऑर्बिटर काम भी कर रहा है, ऑर्बिटर मून के आसपास गोल गोल घूम रहा है और हमें वहां से डेटा भी दे रहा है, फोटो भेज रहा है आपको। ठीक है, नाउ जो डेटा है, उस डेटा से क्या पता चला? उस डेटा से वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन मिनरल्स ऑन मून। हमने कुछ क्रेटर्स का भी, क्रेटर्स यानी जो बड़े बड़े होल्स होते हैं सरफेस पे गोल गोल, हमने उसका भी पता लगाया है। एंड वी हैव स्टडीड मून्स एक्सोस्फीयर आल्सो, मतलब मून का जो एक थिन सा एटमोस्फियर है जो भी है वो, उसके आसपास का वो आउटर लेयर कैसा है, वी हैव स्टडीड दैट आल्सो। ठीक है, प्लस चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की वजह से वी हैव गॉट मेनी लेसन्स फॉर चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 ने हमें ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया है जिसको यूज करके वी हैव परफेक्टेड चंद्रयान 3, ताकि चंद्रयान 3 अच्छे से लैंड कर पाए। चंद्रयान 3 वाज एक्चुअली अ सक्सेस, जो 2023 के अगस्त सितंबर के अराउंड जाके हम साउथ पोल। नाउ इफ यू लुक एट चंद्रयान 2, ठीक, चंद्रयान पे ये जो ऑर्बिटर है, इस ऑर्बिटर को चांस 2 बोला जाता है, चांस 2। ठीक है, अब इससे क्या पता चला हमें? फर्स्ट थिंग इज दैट कि इंडिया का जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है, उसके लिए इंडिया के कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट किया है। नाउ द वर्ल्ड नोज इंडिया हैज अ गुड कैपेबिलिटी टू एक्सप्लोर स्पेस एट अ डीपर लेवल। ठीक है, हमने जगह बनाया वहां पे। प्लस जो ग्लोबल लूनर रिसर्च है, मतलब पूरी दुनिया मिलकर और चांद पे रिसर्च कर रही है, उसके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा इंडिया ने सप्लाई किया है बिकॉज ऑफ चंद्रयान 2 ऑर्बिटर एंड चंद्रयान 3 ऑल्सो। एंड अदर देन दैट, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी है, उसमें इंडिया का नाम बहुत बढ़िया है।
We have a very good stature in the community. And I will चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हमारा अभी भी कांटेक्ट है, और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ऊपर से आसमान से फोटो जो भी खींच के भेजा है हमें चांद का, ठीक है, और अभी चंद्रयान 3 वहां पे लैंड करके जो फोटोज खींच रहा है जमीन का, वो ऊपर के फोटोज और नीचे के फोटोज प्रॉपरली मैच कर रहे हैं. सो वी नो दैट चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने हमें सही फोटोज दिए थे, ठीक है. So it actually tells us about the accuracy of the mission, and also tells us that India has a very good technology and capability to go into space exploration. So that will be it. These are some very important current affairs topics that you should be knowing, that you should go through. Okay? I hope that this will help you, and please go through them. Please be thorough with them so that if these topics in the exam, you can answer them very confidently. And please be thorough and regular with your current affairs because they have a very good weightage in your examination. Thank you. Wish you a very happy Chhath Puja and Jai Hind.